नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीठासीन अधिकारियों के 2 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन का गुजरात के केवड़िया में उद्घाटन किया। कहा, भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाएं और मजबूत हो रही हैं। विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.72% हुई। चक्रवाती तूफान निवार ने और भीषण रूप लिया। तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में तेज वर्षा। केंद्र और राज्य आपदा मोचन बल तथा सुरक्षा बल सहायता के लिए मुस्तैद। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं कनकलता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना जनप्रतिनिधियों और लोकतांत्रिक संस्थानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। गुजरात के केवड़िया में आज पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति हमेशा ईमानदार रहें। आज जब विश्व के अनेक देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जाने लगे हैं, तब भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की प्राचीन जड़ें और भी मजबूत हो रही हैं। हमारे देश की संसद और विधानसभाएं हमारी संसदीय व्यवस्था का आधार हैं। उन पर देशवासियों की नियति के निर्धारण का महत्वपूर्ण दायित्व है। पिछले कुछ दशकों में आम जनमानस की आशाओं, आकांक्षाओं और जागरूकता में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसलिए संसद एवं विधान मंडलों की भूमिका और जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सदैव निष्ठावान रहें। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के प्राचीन ग्रंथों में लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लेख मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इन मूल्यों को संविधान में समाहित किया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने अपने संबोधन में कहा कि विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण समन्वय एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी है। I prefer to call presiding officers the high priests of temples of democracy. You are mandated with upholding sanctity of the sanctum sanctorium of these temples. This has to be kept in mind by everyone. We consider our state to be its best state when each of the 3 organs of the state perform to the best of its potential. लोकसभा अध्यक्ष और इस सम्मेलन के अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी पीठासीन अधिकारियों से कहा कि वे संविधान दिवस पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों पर विचार करें। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से ये शपथ लेने की भी अपील की कि वे हमारे महान नेताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करेंगे। अभी तक सभी माननीय अध्यक्षों ने सदन की गरिमा को ऊपर उठाने का काम किया है और हमारी कोशिश रहती है कि हम सदन की कार्रवाई चलाते समय बिना किसी पक्ष विपक्ष के सबको साथ लेकर सदन चलाएं। 4 सत्र अभी तक इस लोकसभा के अंदर हुए हैं। हर सत्र में हमने हमारी उत्पादकता को भी बढ़ाई, हमारी प्रोडक्टिविटी भी ठीक करी है, हमने प्रोसीजर भी ठीक किए हैं। इस सम्मेलन का विषय है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण समन्वय, गतिशील लोकतंत्र की कुंजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर इस सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कल देश भर में संविधान दिवस मनाया जाएगा। ये दिन राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है और भारत में संविधान को अपनाने का स्मरण दिलाता है। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाने के सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया था। नागरिकों के बीच संविधान के मूल्यों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस दिन को भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए भी मनाया जाता है, जिन्होंने संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इस अवसर पर 17 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में दिए गए आम्बेडकर के भाषण का एक अंश प्रस्तुत करता है। It is for that I propose to make this appeal. Let us leave aside slogan. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वर्चुअल माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 साल पूरे होने की याद में एक सिक्का जारी करेंगे। वे इस दौरान डाक विभाग की ओर से जारी विशेष डाक टिकट और विशेष आवरण का भी लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में की गई थी। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शोध और भारतीय मूल्य व्यवस्था पर आधारित नवाचारों के माध्यम से विश्व की शिक्षण संस्थाओं में महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने का प्रयास करना था। साथ ही देश, समाज और मानवता की सेवा के लिए बौद्धिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में काम करने के ध्येय से भी इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने चुनाव परिणाम की घोषणा करते हुए बताया कि विजय कुमार सिन्हा को 126 और महागठबंधन के उनके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी को 114 मत मिले। इससे पहले विपक्षी दलों ने अध्यक्ष का चुनाव गुप्त मतदान से कराने की मांग की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके 2 मंत्रियों अशोक चौधरी और मुकेश साहनी की सदन में उपस्थिति पर भी ये कहते हुए आपत्ति जताई कि वो सदन के सदस्य नहीं हैं। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा शेखपुरा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। नीतीश कुमार की पिछली सरकार में वो श्रम मंत्री थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्रियों तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी तथा विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बधाई दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। संक्रमण के नए मामले लगातार 18वें दिन प्रतिदिन 50,000 से नीचे दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में लगभग 44,000 नए मामले सामने आए और लगभग 38,000 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए। अब तक 86,42,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने का राष्ट्रीय औसत बेहतर होकर 93.72% हो गया है। मौजूदा सक्रिय मामलों की तुलना में लगभग 20 गुना लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। देश में इस समय संक्रमण के 4,44,746 सक्रिय मामले हैं, जो कुल मामलों का केवल 4.82% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि संक्रमण के लगभग 77% मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। इनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कोविड से संबंधित केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना, चिकित्सकों, चिकित्साकर्मियों और कोरोना योद्धाओं द्वारा किए जा रहे समर्पित कार्य से संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर घटी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस समय कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.46% है। पिछले 24 घंटे में 481 रोगियों की इस संक्रमण से मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के लगभग 11,60,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। अब तक लगभग 13,49,00,000 नमूनों की जांच हो चुकी है।
केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जांच की संख्या चरणबद्ध ढंग से बढ़ा दी है। देश में इस समय जांच क्षमता प्रतिदिन 15 लाख तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जांच में तेजी लाए जाने से संक्रमण की शुरुआती पहचान, संक्रमित लोगों को अलग थलग करने की व्यवस्था और प्रभावशाली उपचार संभव हो सका है। मंत्रालय ने कहा है कि इससे मृत्यु दर भी कम हुई है। जांच में तेजी लाए जाने के कारण प्रतिदिन संक्रमण दर घटकर करीब 3.5% रह गई है। इस वर्ष जनवरी में पुणे स्थित राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान की एकमात्र प्रयोगशाला की तुलना में इस समय देश में कोविड नमूनों की जांच के लिए 2138 प्रयोगशालाएं हैं। इनमें 1167 सरकारी और 971 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। महाराष्ट्र में दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से हवाई मार्ग, ट्रेन और सड़क के माध्यम से प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार विमान से आने वाले यात्रियों को उड़ान से 72 घंटे पहले तक का कोविड नेगेटिव टेस्ट उपलब्ध कराना होगा। रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों को 96 घंटे के भीतर इस तरह के टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार इन राज्यों से यदि किसी यात्री ने आरटी-पीसीआर परीक्षण नहीं किया है तो वे संबंधित हवाई अड्डों या रेलवे स्टेशनों पर अपनी लागत पर परीक्षण अनिवार्य रूप से करेंगे। परीक्षण करने के बाद ही यात्रियों को संबंधित अधिकारियों द्वारा घर जाने की अनुमति दी जाएगी। जिन यात्रियों की रिपोर्ट सकारात्मक आती है उनसे संपर्क किया जाएगा और मौजूदा प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जाएगा। इस बीच कार्तिकी एकादशी के मद्देनजर पंढरपुर में जिला प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। पंढरपुर के साथ साथ पड़ोस के 10 गांवों में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसे 26 नवंबर की आधी रात को उठाया जाएगा। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 6,224 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 5,40,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इस दौरान करीब 5,000 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,93,000 से अधिक हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में कल 109 लोगों के मरने की पुष्टि के साथ ही ये आंकड़ा बढ़कर 8,621 हो गया है। इस समय 38,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में वहां संक्रमण के 1,031 नए मामले सामने आए। ये राज्य में एक दिन में सबसे अधिक संख्या है। शिमला जिले में भी संक्रमण के 412 नए मामले मिले हैं। राज्य में अब तक 35,812 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में इस संक्रमण से 572 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार ने कोविड से बचाव के लिए आज से हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है। ये 27 दिसंबर तक चलेगा। अभियान के दौरान कोविड संक्रमण के अलावा तपेदिक, कुष्ठ रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों के बारे में घर घर जाकर जागरूकता पैदा की जाएगी। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 993 रोगियों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 2,66,042 हो गई है। राज्य में कल 47,000 जांच की गई। इसी दौरान 1,150 लोगों के ठीक होने से राज्य में स्वस्थ होने की दर 95.36% हो गई है। अब तक राज्य में 2,53,715 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 4 लोगों की मौत होने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,441 हो गई है। इस समय राज्य में 10,000 रोगियों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 8,000 से अधिक लोगों को घर में क्वारंटीन किया गया है। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 35 नए मामलों के साथ संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,745 हो गई है। संक्रमण से ठीक होने वालों की दर भी 88.89% पर पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 95 लोग संक्रमण से ठीक हुए। अब तक वहां के कोविड अस्पतालों से 3,298 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई है। राज्य में इस समय संक्रमण के 407 सक्रिय मामले हैं। त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 59 नए मामले सामने आए और 72 लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में संक्रमण के कुल 32,493 मामलों में से 31,345 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। वहां संक्रमण से ठीक होने वालों का प्रतिशत 96.54 है। 755 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
राज्य सरकार ने बताया है कि कल शाम तक वहां 5,15,455 नमूनों की जांच की जा चुकी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीठासीन अधिकारियों के 2 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन का गुजरात के केवड़िया में उद्घाटन किया। कहा, भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाएं और मजबूत हो रही हैं। विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.72% हुई। चक्रवाती तूफान निवार ने और भीषण रूप ले लिया। तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में तेज वर्षा। और राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन तथा सुरक्षा बल सहायता के लिए मुस्तैद। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए 3 दिन के दौरे पर सोमवार को नगालैंड पहुंचे। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने कोहिमा में बताया कि दीमापुर आगमन पर सेना प्रमुख को पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और स्फीयर कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने उत्तरी सीमा पर रक्षा तैयारियों के अलावा असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में रक्षा तैयारियों से अवगत कराया। नगा शांति वार्ता की प्रगति के बारे में भी उन्हें जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य वहां की जमीनी स्थिति की समीक्षा थी। उन्होंने सुदूर क्षेत्रों में तैनात सेना से विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध की और उनकी कार्रवाई तैयारियों, उनके उत्साह और लोकहित की कार्रवाइयों की भी सराहना की। जनरल नरवणे ने अपनी यात्रा के दूसरे दिन कल नागालैंड और मणिपुर में विभिन्न सेना और असम राइफल्स मुख्यालयों का भी दौरा किया। उन्होंने कल शाम नागालैंड के राज्यपाल श्री आर.एन. रवि और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो से मुलाकात की और राज्य की वर्तमान सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को राज्य में शांति तथा स्थिरता के साथ साथ भारत म्यांमार सीमा पर सुरक्षा सुनिश्चित करने में सेना और असम राइफल्स का पूरा सहयोग उपलब्ध कराने का विश्वास दिलाया। आज नई दिल्ली लौटने से पहले सेना प्रमुख ने असम राइफल्स द्वारा संचालित कोहिमा अनाथालय में नए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। ये सेना द्वारा समाज के सभी वर्गों के लिए विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने के उसके प्रयास का एक हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना में सत्ताधारी टीआरएस और एआईएमआईएम के बीच भ्रष्टाचार पर आधारित गठजोड़ से नागरिकों के हितों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने हैदराबाद के लोगों से अपील की कि वो नगर निगम चुनाव के दौरान इस अवैध गठबंधन को नकार दें। हैदराबाद में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों सहित अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करने और नागरिकता अधिकार देने की अनुमति दिए जाने से लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि टीआरएस सरकार मीडिया की इस रिपोर्ट की जांच करे जिसमें कहा गया है कि अवैध प्रवासियों ने वोटिंग अधिकार प्राप्त करने में सहायता के लिए एआईएमआईएम का धन्यवाद किया है। विद्युत, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का प्रदर्शन सराहनीय रहा है और इस क्षेत्र में काम करने वाली दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में निवेश के इच्छुक हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से संबंधित तीसरी री इन्वेस्ट 2020 प्रदर्शनी के बारे में आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि पिछले 6 वर्ष के दौरान देश में इस क्षेत्र में $64 बिलियन का विदेशी निवेश हुआ है। Our national determined target was that by 2030, 40% of our installed capacity will come from renewables. Renewables meaning wind, solar, hydro. Today, we are one of the fastest growing countries insofar as renewable energy capacity is concerned. If you take the renewable energy capacity which has been installed and which is under installation, it comes to about 1,90,000. Now, which is near about 60% of our total installed capacity, which is 372,000 megawatts. So we have not only achieved the goal which we had set for ourselves to be achieved by 2030. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन तक चलने वाली इस वर्चुअल प्रदर्शनी में विश्व की कई बड़ी कंपनियां नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेंगी। निर्यात के लिए विशेष रूप से तैयार की गई दक्षिण पश्चिम रेलवे की पहली मालगाड़ी कल कर्नाटक के होसूर स्टेशन से बांग्लादेश के लिए रवाना हुई। 25 डिब्बों वाली इस मालगाड़ी पर 100 हल्के वाणिज्यिक वाहन लादे गए हैं। ये मालगाड़ी 2121 किलोमीटर की दूरी पूरी करके बांग्लादेश के बेनापोल रेलवे स्टेशन पहुंचेगी।
इस अवसर पर दक्षिण पश्चिम रेलवे के बेंगलुरु मंडल के मंडल प्रबंधक अशोक वर्मा ने बताया कि ऑटोमोबाइल के लिए टर्मिनल शुल्क में छूट ने व्यापार को बढ़ावा दिया है और रेलवे इस वर्ष ऑटोमोबाइल परिवहन का 20% हिस्सा हासिल करने के लिए तत्पर है। कांग्रेस नेता और गुजरात से राज्यसभा सदस्य अहमद पटेल का आज सवेरे गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे। उन्हें कोविड संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमद पटेल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौलाना कल्बे सादिक के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उनके परिजनों और प्रियजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मौलाना कल्बे सादिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौलाना ने सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सटीक, विश्वसनीय और समाचारों की विस्तृत जानकारी सुनने के लिए हमारे आधे घंटे के समाचार बुलेटिन AIR News 24x7 और FM गोल्ड पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे, दोपहर 2:30 बजे और शाम 8 बजे हिंदी में और अंग्रेजी में सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 8:30 बजे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंगाल की खाड़ी में आए भीषण चक्रवाती तूफान निवार ने और भीषण रूप ले लिया है। इसके प्रभाव से आज चेन्नई और तमिलनाडु के कई अन्य जिलों, पुदुचेरी तथा आंध्र प्रदेश में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात तूफान पिछले 6 घंटे से 7 किलोमीटर की रफ्तार से पश्चिमोत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। ये कुड्डालोर के पूर्व दक्षिण पूर्व में 240 किलोमीटर पर केंद्रित है। ये पुदुचेरी के पूर्व दक्षिण पूर्व में 300 किलोमीटर और चेन्नई के दक्षिण पूर्व में 250 किलोमीटर दूर है। अगले 12 घंटे में चक्रवात के और भीषण होने की संभावना है। आज मध्यरात्रि तक या उसके बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर तमिलनाडु के तट और पुदुचेरी के कराईकल और मामल्लपुरम तटों को पार कर जाएगा। चक्रवात के कारण 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। एक रिपोर्ट। चेन्नई में लोगों की बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत को पूरा करने वाली चेंगलपट्टू जिले की चेम्बारमबक्कम झील में पानी सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया है। इसलिए झील से 1000 क्यूसेक पानी को अडियार नदी में छोड़ा गया है। अधिकारियों का कहना है कि अधिक बारिश होने पर पानी को धीरे धीरे उसके जलग्रहण क्षेत्रों में छोड़ा जाएगा। नदी के आसपास रहने वाले लोगों को बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। निचले इलाकों में रहने वालों को राहत शिविर में जाने को कहा गया है। चेन्नई निगम अधिकारियों ने शहर में सभी होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए हैं क्योंकि चक्रवात तेज गति के साथ तट से टकरा सकता है। राज्य भर में 3344 आश्रय शिविरों को तैयार रखा गया है। 1500 से अधिक सिंचाई झीलों में पानी उनके सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया है और अन्य जलाशयों में जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। जल संसाधन विभाग झीलों पर विशेष निगरानी रख रहा है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ मिलिंद देशपांडे। चक्रवात के आज आधी रात तक पुदुचेरी के पास समुद्र तट को पार करने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुदुचेरी जिला प्रशासन ने चक्रवात से उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर लिए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार राहत और पुनर्वास शिविरों की व्यवस्था कर दी गई है और खतरे वाले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मियों, अग्निशमन सेवा के लोगों और IRBN पुलिस कर्मियों सहित बचाव दलों को तैयार रखा गया है। 24 घंटे काम करने वाले नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं। पुदुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी ने लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। बीच रोड पर समुद्र में 15 फुट ऊंची लहरें उठ रही हैं। समुद्र तट के आसपास लोगों को जाने से रोकने के लिए पुलिस तैनात की गई है। पुदुचेरी बंदरगाह पर चक्रवात का चेतावनी संकेत 10 लगा दिया गया है। पुदुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। चक्रवात निवार के आज शाम समुद्र तट पर पहुंचने की संभावना है और उसका प्रभाव आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के श्रीपोट्टी श्रीरामुलु में अभी से दिखने लगा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन तथा सुरक्षा बल सहायता के लिए मुस्तैद कर दिए गए हैं। चक्रवात निवार आज प्रातः 5:30 बजे पूर्वी कुड्डालोर के पूर्व दक्षिण में 290 किलोमीटर पर स्थित था। और अब एक नजर आज के मौसम पर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और तापमान 11 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा और तापमान 22 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश हो सकती है। तापमान 24 और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 18 डिग्री के आसपास रह सकता है। यहां आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की उम्मीद है। श्रीनगर में बारिश या बर्फबारी होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लेह में हल्की बर्फबारी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, जबकि अधिकतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में हल्का हिमपात हो सकता है। तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। देहरादून में तापमान 9 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। गरज के साथ बारिश या धूल भरी आंधी आने के आसार हैं। चंडीगढ़ में आसमान साफ रहने की संभावना है। तापमान 12 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हैदराबाद में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं बूंदाबांदी के आसार हैं। अहमदाबाद में आमतौर से बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पटना में आसमान साफ होने की संभावना है। तापमान 11 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। गुवाहाटी में मौसम साफ रहेगा। तापमान 13 से 27 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केंद्र प्रसारित करेंगे और ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध होगा। इसे आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी देखा जा सकेगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद आकाशवाणी से ये कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में रात 8 बजे से दोबारा सुना जा सकेगा। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए लोग अपने सुझाव नमो ऐप, माईगव फोरम या टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। सरकार ने कल 43 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। खबर मिली थी कि इन ऐप के जरिए देश की संप्रभुता और अखंडता, रक्षा और सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक गतिविधियां चलाई जा रही थीं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिली व्यापक रिपोर्ट के आधार पर भारतीय यूजर के लिए इन ऐप पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इससे पहले सरकार ने 29 जून को 59 और 2 सितंबर को 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। ये प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत लगाए गए हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि देने के लिए कल ढाका में एक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। ये प्रदर्शनी भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र और बांग्लादेश शिल्पकला अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में लगाई गई है। शिक्षा मंत्री दीपू मोनी ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीठासीन अधिकारियों के 2 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन का गुजरात के केवडिया में उद्घाटन किया। कहा, भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाएं और मजबूत हो रही हैं। विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.72% हुई। चक्रवाती तूफान निवार ने और भीषण रूप लिया। तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में तेज वर्षा। राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन तथा सुरक्षा बल सहायता के लिए मुस्तैद। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।